आप सबको नमस्कार। मेरा उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अब आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक। तो राजनीति विज्ञान को आप बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे और जिस राजनीति विज्ञान को आप पढ़ रहे हैं उस राजनीति विज्ञान का जनक, जन्मदाता कौन है और क्यों है, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, ये मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया है। तो अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों माना जाता है? तो मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि अरस्तु यूनान का महान दार्शनिक था और अरस्तु जो राजनीति विज्ञान का नहीं बल्कि वह जीव विज्ञान, साहित्य, अन्य कई विषयों का विद्वान था और राजनीति विज्ञान पर उसने बहुत सारा साहित्य लिखा है। राजनीति विज्ञान पर बहुत महत्वपूर्ण जो विचार उसने दिए हैं और ऐसे विचार दिए हैं जो आज आधुनिक युग में भी है वो प्रासंगिक है। तो अरस्तु की राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन है और उसका महत्वपूर्ण बहुत बड़ा राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में योगदान है, उसी के आधार पर ही अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जन्मदाता, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस उसे है वो कहा जाता है। तो अरस्तु की राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है, क्या देन है, या वो कौन से कारण हैं जिनके आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। अब अपन उन कारणों पर चर्चा है वो करेंगे। तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जन्मदाता कहने का पहला कारण जो है वो ये है कि अरस्तु से पहले राजनीति विज्ञान नाम का कोई विषय अस्तित्व में नहीं था। अरस्तु से पहले राजनीतिक विषयों को नीति शास्त्र के अंतर्गत है वो पढ़ा जाता था। अरस्तु पहला ऐसा विद्वान था जिसने राजनीतिक विषयों को यानी राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से पृथक करके इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया और मान्यता प्रदान की। ये एक बड़ा कारण है अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक मानने का। अपन सब जानते हैं कि अरस्तु का जो गुरु था वो प्लेटो था और प्लेटो भी एक राजनीतिक विचारक था, लेकिन प्लेटो ने राजनीतिक प्रश्नों का जो अध्ययन है वो नीति शास्त्र के अंतर्गत ही किया। प्लेटो ने कभी भी राजनीतिक शास्त्र को एक अलग विषय के रूप में मान्यता प्रदान है वो नहीं की। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जन्मदाता या जनक करने का जो दूसरा जो बड़ा कारण है वो है कि अरस्तु ही पहला ऐसा विद्वान था जिसने राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किया। जैसा कि आपको पता होगा कि वैज्ञानिक अध्ययन करने से ही कोई विषय समृद्ध होता है। वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से जो निष्कर्ष निकलते हैं वही विश्वसनीय है वो होते हैं और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला जो विद्वान है वो अरस्तु ही था। जैसा कि मैक्सी ने कहा है कि अरस्तु ही पहला वैज्ञानिक विचारक था। मैक्सी ने ही अरस्तु को प्रथम जो वैज्ञानिक विचारक की संज्ञा है वो दी है। तो ये एक बहुत बड़ी देन थी और चूंकि अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ही अपने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था और यही कारण है कि अरस्तु के जो प्राचीन काल के जो विचार और निष्कर्ष हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। आज के राजनीति शास्त्री भी अरस्तु के द्वारा बताए गए राजनीतिक सुझावों का प्रयोग है वो करते हैं, चाहे वो क्रांति को रोकने के उपाय हो, चाहे वो नागरिकता के संबंध में विचार हो या अन्य कोई विचार हो। अब अरस्तु की और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो देन है, उसका योगदान है, उस पर चर्चा करते हैं, जिनके आधार पर कि उसको राजनीति विज्ञान का जनक है वो कहा जाता है। अरस्तु पहला ऐसा विद्वान था जिसने राज्य का संपूर्ण सैद्धांतिक विवेचन है उसने किया है। उसने राज्य के सभी पक्षों का पहली बार विस्तार पूर्वक जो है वो विवेचन अपने राजनीतिक चिंतन में है वो किया है। उसने जैसे कि राज्य के उत्पत्ति कैसे हुई उस पर उसने चिंतन दिया, राज्य का विकास कैसे होता है, राज्य का स्वरूप क्या होता है, राज्य की प्रकृति कैसे होती है, संविधान, कानून, राज्य में उत्पन्न होने वाली राजनीतिक अस्थिरताएं यानी क्रांति। राज्य कहने का मतलब है कि राज्य के बारे में संपूर्ण बातों का उल्लेख उसने सर्वप्रथम है वो किया है।
ये भी एक कारण है उसको राजनीति विज्ञान का जनक मानने का। आधुनिक समय में अपन देखते हैं कि कानून की सर्वोच्चता होती है, राज्य व्यवस्था कानून के अनुसार चलती है, और कानून की सर्वोच्चता और कानून की संप्रभुता का सर्वप्रथम जो विचार देने का जो काम है वह अरस्तु ने ही है वो किया। इसके अलावा आधुनिक संपूर्ण शासन प्रणालियाँ हैं वो लोक कल्याणकारी स्वरूप की है वो होती हैं, और लोक कल्याणकारी स्वरूप का मतलब ये है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के संपूर्ण भरण पोषण और कल्याण की जिम्मेदारी राज्य की होगी। इसी को अपन वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं। और अरस्तु इतिहास का पहला ऐसा विचारक था जिसने लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन है वो सर्वप्रथम है वो उसने है वो किया है। इसके अलावा नागरिकता आधुनिक शासन प्रणालियों का एक विषय है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का एक विषय है। नागरिकता की सर्वप्रथम विशद व्याख्या जो है वो अरस्तु ने ही की है, और आधुनिक समय की जो नागरिकता की अवधारणा को विकसित करने में अरस्तु के द्वारा बताई गई नागरिकता संबंधी बातों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ये भी एक कारण है अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक मानने का। और जैसा कि आधुनिक समय में शासन 3 अंगों में विभाजित होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अरस्तु ने सर्वप्रथम शासन के 3 अंगों को इस प्रकार से निर्धारित है वो उसने किया है। उसने शासन के 3 अंग है वो बताए। नीति निर्धारक जिसे आधुनिक समय में अपन व्यवस्थापिका कहते हैं, प्रशासकीय जिसे आधुनिक समय में अपन कार्यपालिका कहते हैं, और न्यायिक जिसे आधुनिक समय में अपन न्यायपालिका कहते हैं। तो प्रथम बार उसने इस तरह से शासन को 3 अंगों में विभाजित करने का सुझाव उसने है वो दिया है। इसके अलावा आधुनिक समय में अपन आधुनिक राजनीति विज्ञान में देखते हैं कि राजनीति जो है वो भूगोल से भी प्रभावित होती है, और राजनीति पर है वो अर्थव्यवस्था है वो भी राजनीति को प्रभावित है वो करती है। तो राजनीति पर भूगोल और अर्थ का जो प्रभाव, आर्थिक प्रभाव है वो उसका उल्लेख जो है वो सर्वप्रथम अरस्तु ने है वो किया है। अरस्तु ने कहा कि भूगोल के आधार पर राजनीति प्रभावित है वो होती है, और उसने ये भी बताया कि किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति है वो वहाँ की राजनीति को प्रभावित है वो करती है। यदि राज्य में अत्यधिक निर्धनता होगी या राज्य में अत्यधिक अमीरी होगी तो उस स्थिति में राज्य में अस्थिरता उत्पन्न होगी। इसलिए उसने सुझाव दिया है कि शासकों के निरंतर देखना चाहिए कि राज्य में न तो अत्यधिक निर्धनता हो और न ही अत्यधिक अमीरी हो। राजनीति शास्त्र में एक और जो महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रचलित है जिसे मध्यम मार्ग की श्रेष्ठता का सिद्धांत है वो कहा जाता है, और अरस्तु ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मध्यम मार्ग की श्रेष्ठता का सिद्धांत प्रतिपादित है उसने किया, और उसने कहा कि प्रत्येक अति है वो असंतुलन का प्रतीक है वो होती है। इसलिए राज्य में कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अति नहीं होनी चाहिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो। प्रत्येक क्षेत्र में मध्यम मार्ग का अनुसरण है वो शासकों को करना चाहिए, और आधुनिक समय में भी प्रत्येक सरकारें मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास करती हैं। और अरस्तु ने कहा कि मध्यम मार्ग पर चलने से ही राज्य में स्थिरता है वो रहती है, और अस्थिरता से है वो बचा जा सकता है। तो इस प्रकार जो मैंने इतने सारे कारण बताए हैं उनके आधार पर यदि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति है वो नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस क्लास का वीडियो का जो है लाभ उठा रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में अरस्तु का नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करेंगे। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।